आपका स्वागत है एक बार फिर से एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 12 में और एक टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। यह आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक अगले टॉपिक में हम लोग अगले चैप्टर में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी कुछ बातें हम लोग मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जान लें। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एक दूसरे की ड्रा हो समान दूरियों पर, और उसके किसी भी बिंदु पर उसके कारण जो उसकी प्रबलता है, जो लगने वाला किसी भी आवेश पर बल है उस क्षेत्र में वह समान हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग अपने कॉपी में इस तरह से ड्रॉ करते हैं। समान लाइन, समांतर लाइन एक दूसरे से समान दूरी पर पैरेलल, इसे कहते हैं हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र। और असमान वैद्युत क्षेत्र से क्या मतलब है? असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र से लाइंस पैरेलल्स नहीं होंगी, कहीं पे उनकी डेंसिटी अधिक होगी, कहीं पे डेंसिटी कम होगी। इस तरह से अब आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ लाइंस बहुत पास पास हैं, यहाँ पर नंबर्स ऑफ लाइंस वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हैं। इसे हम असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब किसी चार्ज को यदि हम पॉइंट ए पर रखें तो वहाँ पर ज़्यादा बल को अनुभव करेगा और यहाँ पर वो कम बल को अनुभव करेगा। लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट चार्ज को रखें, हम किसी बिंदु आवेश को रखें तो वह हर बिंदु पर समान बल का अनुभव करेगा। जितना बल यहाँ लगेगा उतना ही बल यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर बल अलग होगा, यहाँ पे बल अलग होगा। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट एक समान और असमान वैद्युत क्षेत्र का। तो हम लोगों का टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम रखें तो उसमें उस पर बलयुग्म आघूर्ण कैसे निकाला जाए, इसको आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो पॉइंट चार्ज, दो तरह के पॉइंट चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर एक फोर्स, एक वैद्युत बल लगता है और वह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई नेगेटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, तो उस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उसकी जस्ट विपरीत लगता है। ऐसा क्यों है आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यह प्लस चार्ज किधर जाएगा? माइनस की ओर, इसलिए इस पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर ही होती है। अब चूंकि यह आवेश क्या है? माइनस है, तो अब माइनस क्या करेगा? प्लस की ओर भागेगा, जो कि उसके ठीक विपरीत भागेगा। इसलिए बिंदु चार्ज पर अगर वह नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, और यदि वह पॉइंट चार्ज प्लस है तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बल है, बलयाप और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर यह माइनस है, चूँकि माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा इसलिए इस साइड आएगा। इस कारण यहाँ पर जो बल लगेगा नेगेटिव चार्ज पर, वह बल जस्ट वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा? विपरीत होगा। ये सारी बातें हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादातर हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र की ही बात करते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये जो दो बात हमने बताई बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई प्लस चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वह प्लस है तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और यदि वह नेगेटिव है तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को समझेंगे। तो
ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव, हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज। एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और वह वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाता है। इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु O है और यहाँ पर हम जानते हैं कि P की यह डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर हम लोग बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, अभी जो जस्ट मैंने बताया। तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इन दोनों पॉइंट चार्जों के इस क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। तो प्लस पर एक बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई, जो कि क्षेत्र की दिशा में होगा, और माइनस चार्ज पर भी एक बल लगेगा, उतने ही परिमाण का बल लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की ठीक क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत है नहीं कि इस बात को हम कैसे कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने यहाँ बताया है कि प्लस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई, क्योंकि फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर Q नॉट अपान या जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी थी, तो आवेश बटे के बल। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बल निकालूँ बच्चों, बल बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, F अपान Q नॉट, यहाँ से हो जाएगा F बराबर E इंटू Q नॉट। यहाँ से इस बल को हमने लिखा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो बल, बिंदु आवेश प्लस Q पर क्षेत्र की दिशा में QE और एक माइनस चार्ज पर उतना ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बात कि प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE, जो कि P की दिशा में। और ठीक और पुनः इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू QE, जो कि P की विपरीत दिशा में, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों पॉइंट चार्ज पर सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा जो है वह एक दूसरे के समांतर है और विपरीत दिशा में। क्रिया रेखा से मतलब ये है कि इस लाइन को इस तरह से बढ़ाएं और इस लाइन को इस तरह से बढ़ाएं, तो इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी। तो दो बल बल युग्म का कार्य कब करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दो बल बल युग्म का कार्य कब करते हैं। दो बल बल युग्म का कार्य तब करते हैं जब वे परिमाण में बराबर हों, दिशा में विपरीत हों और उनकी क्रिया रेखाओं, उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, बल की क्रिया रेखाएं हैं, वो परस्पर समांतर हो, अर्थात वो संपाती ना हो। जैसे आप इस तरह से समझिए, कोई वस्तु है, कोई वस्तु, इस वस्तु पे बल इधर लग रहा है और उतने परिमाण का बल इधर लग रहा है, तो क्या ये बल युग्म बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे?
क्योंकि इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के संपाती एक ही लाइन में हो जाएगी। बल युग्म बच्चों तभी बनेगा जब दो बल परिमाण में बराबर एक दूसरे के, यहाँ पे भी परिमाण बराबर एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के संपाती हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिया रेखा एक दूसरे के संपाती नहीं है, उनके बीच की दूरी निश्चित है, समांतर है। तो जब दो बल परिमाण में बराबर हों और दिशा में विपरीत हों और उनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हों, संपाती न हों, समांतर हों, तब वे बल बलयुग्म का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? बलयुग्म का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस लाइन को, चूंकि दोनों बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत तथा दोनों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर और संपाती में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखें। समांतर मतलब उनके बीच की एक निश्चित दूरी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन संपाती वो एक ही लाइन में होंगी, एक दूसरे के समांतर हैं। अतः ये दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल जो होंगे वो बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो इस बल युग्म के आघूर्ण, अब बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसका फार्मूला एक होता है। तो आइए लिख देते हैं, पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं ए और बी, और मिड पॉइंट ओ है, वो यहाँ से एक लाइन इस तरह से फिगर ड्रा कर देते हैं। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अभी पता चल जाएगा। तो किसी भी बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण हमें वही निकालना है। बल युग्म का आघूर्ण ही निकालना है। तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, आघूर्ण को बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखते हैं, टाउ यानी टार्क, इंग्लिश में से हम टार्क कहेंगे। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे उनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, उनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यदि चित्र में देखें बच्चों इस चीज को, तो टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण, तो एक बल ले लेते हैं एफ। आप यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं F1 F2 तो कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे भी ठीक है, हमने यहाँ दिशा बता दिया इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। तो किसी एक बल का परिमाण, इन दोनों में से कोई एक बल ले लीजिए, F ले लिए, और उनकी क्रिया रेखा, उनकी क्रिया रेखा अगर देखी जाए तो एक की क्रिया रेखा ये है और एक की क्रिया रेखा ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी BC है। यहाँ लिख देते हैं BC, इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, समझाने की। अब इसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं फार्मूले से। यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। यह भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो टाउ इक्वल टू एफ का मान रख देते हैं बच्चों QE इंटू BC। तो साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण।
और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। कितनी होती है, 2L। तो BC को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, यहाँ से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब BC बटे कर्ण AB। तो BC बराबर AB साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिखते हैं BC की जगह AB साइन थीटा। टाउ बराबर हो गया 2E, AB कितना 2L इंटू साइन थीटा। अच्छा ठीक है, आगे तो टाउ बराबर 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2QL को हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E, PE साइन थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुक्त के आघूर्ण, PE साइन थीटा। इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर रूप में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बलयुक्त का आघूर्ण है वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसे वेक्टर रूप में इसे लिख सकते हैं। वेक्टर रूप में टाउ बराबर P क्रॉस E क्रॉस E। और क्रॉस वाले कंडीशन में कक्षा 11 में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, टाउ की डायरेक्शन P और E जो वेक्टर्स हैं उसके तल के लंबवत, उसके तल के लंबवत होगी। P और E वेक्टर के तल के लंबवत होगी उसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुक्त के आघूर्ण को निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ से भी एक डिफिनीशन देंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का। ये समझाने के लिए समझ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब ध्यान दीजिए हम कोई भी एक्सप्रेशन जो लिखते हैं फिजिक्स में तो उसमें प्रायः जो डिग्री होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है, उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात की, डिग्री की नहीं, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। कास थीटा है तो कास थीटा 1 कब होगा, जब उसकी वैल्यू थीटा की 0 डिग्री हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी जो फार्मूला लिखते हैं उसकी अधिकतम मान तभी होगी जब उसके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, जो त्रिकोणमितीय वैल्यू लिखी होती है उसका मान 1 हो। तो साइन थीटा कब 1 हो, जब थीटा 90 हो। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर तब वह बलयुग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होगा, तो वह टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, PE। इस पर भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों, यदि E इक्वल टू 1 तब E बराबर टाउ मैक्स। और में अब हम इस टॉपिक के सारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है उस बलयुग्म के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है जबकि वैद्युत द्विध्रुव को इकाई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लंबवत रखा गया। लंबवत यानी क्षेत्र से लंबवत रखा गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है जब
वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत इकाई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है जो या बलयुग्म के बराबर होता है जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत इकाई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखते हैं और वो उस पर कार्य करता है। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने पर इकाई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखने पर कार्य करता है। जो वैद्युत द्विध्रुव को इकाई तीव्रता वाले, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव को इकाई तीव्रता वाले क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। अब से तो इस टॉपिक में इसका डेफिनेशन भी पूछता है कि वॉल्यूम के आघूर्ण को डिराइव कीजिए तथा इस सूत्र की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम के आघूर्ण को यहाँ पे डिराइव करेंगे और उसकी सहायता से इसको परिभाषित भी कर लिए। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ और बातें नोट्स के तौर पे याद रखेंगे कर लेंगे। नोट्स में हमें क्या याद रखना है? वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी और अस्थायी स्थिति के बारे में नोट्स। यदि पॉइंट वाइज करके लिख देते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब P और E एक ही डायरेक्शन में, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अर्थात P तथा E एक ही दिशा में हो, तब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में होता है। वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में होता है। अस्थायी अवस्था में होने का मतलब उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता। अस्थायी अवस्था में होता है। इस केस में टाउ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप 0 डिग्री रख के देखेंगे कन्फर्म होगा। और सेकेंड, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री का मतलब वैद्युत द्विध्रुव को इसी के पैरेलल, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा E के ठीक विपरीत हो, अर्थात P तथा E एक दूसरे के विपरीत हो, तब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में होता है। यानी कि उस केस में बलयुग्म का आघूर्ण उसे क्या करेगा? घुमा के उसी की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, अर्थात वह P को E की दिशा में रखने का प्रयत्न करेगा। वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में होगा। बाय फिगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये हमने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव। ये -4, ये +4। तो इस समय P
और ये दोनों एक ही दिशा, लेकिन उसी को यदि हम माइनस चार्ज इधर ले लें, प्लस चार्ज इधर ले लें, अब आघूर्ण की दिशा इस साइड, ये का डायरेक्शन इधर हो और ये अपनी जगह। इस केस में वो अस्थायी, ये अस्थायी, वो इसको घुमा के फिर अस्थायी अवस्था में रखने का प्रयत्न करेगा, और ये अस्थायी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अस्थायी अवस्था है। यानी कि P और E जब एक ही दिशा में हो तो अस्थायी अवस्था कहलाएगी, और P और E जब एक दूसरे के विपरीत हो तो अस्थायी अवस्था में होगी। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछता है ये। तो इस तरह से पहले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था और यह चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। शुरू से जितने भी अब तक हम लोग फार्मूले पढ़े हैं उस आधार पर एक एक दो दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, और न्यूमेरिकल इसके बहुत हार्ड नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।